नमस्कार। स्वागत है आपका दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पे। आज एक नया सेगमेंट, एक नया हिस्सा, एक नया भाग लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस कड़ी में, इस सीरीज में हम लोग हर विषय के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और इस विश्लेषण में हम लोग ये देखेंगे कि प्रीलिम्स का जो हमारे पास सिलेबस है 2021 का, यह पहले के सिलेबस से क्या अलग है या सेम सिलेबस है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। तो हमसे क्या अपेक्षा है, आयोग की अपेक्षा क्या है, हमारी अपनी अपेक्षा क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस तैयारी को कैसे किया जा सकता है। तैयारी खुद से भी की जा सकती है, तैयारी किसी की सहायता से भी की जा सकती है। और फिर आखिरी में हम लोग देखेंगे कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का स्वरूप कैसा होता है और किस किस तरह के प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा आरएएस की परीक्षा में पूछे गए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस या उसके पाठ्यक्रम को समझते हैं। हालांकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने सिलेबस को देख लिया होगा, देखा होगा, लेकिन फिर भी उसके विश्लेषण का मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब होता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब होता है। जो हमारे मित्र, साथी या सहेली किसी तरह से छूट गए होंगे या जिन्होंने इसको नहीं देखा होगा ठीक से, या उनके संज्ञान में आया नहीं होगा, उनके नॉलेज में, जानकारी में नहीं आई होगी चीजें, उनके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। और जिन्होंने देखा होगा पहले सिलेबस, उनके लिए सिलेबस को समझते कैसे हैं उसके लिए शायद हो सकता है मददगार साबित। तो देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस की आवश्यकता होती क्यों है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस की जरूरत ही क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों होती है। हर एक परीक्षा, प्रत्येक परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो किसी तरह की भी हो, चाहे स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो, यूनिवर्सिटीज की परीक्षा हो, या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके द्वारा भी आयोजित करवाए जाते हैं, उन सब ने अपने अपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया होता है। सारी परीक्षाओं का अपना एक पाठ्यक्रम होता है, अपना एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस क्यों होता है? देखिए, बेसिकली हमें कुछ सिलेक्शन करना है, हमें कुछ चयन करना है, और चयन करना है एक विशेष उद्देश्य के लिए, है ना। एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ कैंडिडेट चाहिए, हमें कुछ लोग चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में, उस सर्विस में, उस सेवा में जाकर वो अपना योगदान दे सके। 8वीं की परीक्षा का सिलेबस का मतलब होता है कि हमें एक ऐसे अभ्यर्थी को 9वीं क्लास में भेजना है, 9th क्लास में, जिसकी समझ ये मान के चली जाएगी, जिसकी समझ 8वीं के सामान्य विद्यार्थी के रूप में विकसित हो चुकी। अगर विकसित नहीं हुई है तो उसे 8वीं क्लास में ही रोक दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, फिर अगली बार वो अपीयर होता है। हम लोग विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब एसएससी या राजस्थान में जब पटवार के एग्जाम की बात होती है, टीचर के एग्जाम की बात होती है, रीट जो भी होता है, जो परीक्षा होती है, उसकी बात अगर हम लोग करें, या फिर अपने आरएएस की बात करें हम लोग, तो इन सब में भी अलग अलग उद्देश्य। जैसे टीचर के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो जिस भी क्लास के लिए टीचर का चयन कर रहे हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल के लिए जो टीचर का चयन होता है, तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सके, छोटे बच्चों के साथ जाके घुल मिलके उनको कुछ बातें सिखा सके। छोटे छोटे बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने से, है ना, फूल पत्तों वाले बच्चे होते हैं, गुलाब के फूल जैसे, गेंदे के फूल जैसे, चमेली के फूल जैसे बच्चे और बच्चियां दोनों होती हैं। तो उनको किस तरीके से चीजों को समझाया जाए, क्योंकि 20 साल की उम्र में किसी वस्तु या किसी विषय को समझाना अलग होता है, और 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में वही चीज किसी को समझाना अलग होता है। तो ये तय कैसे होगा कि उस व्यक्ति में वह योग्यता है या नहीं, इसके लिए हमने एक मानक, हमने का मतलब कि
आयोग ने, सिस्टम ने, तंत्र ने, इंस्टीट्यूशन ने, संस्थान ने एक मानक निर्धारित किया हुआ है कि अगर इस मानक को फुलफिल करें तो इसका मतलब कि उस अभ्यर्थी में, उस व्यक्ति में वह सारे गुण हैं या लगभग वह सारे गुण हैं जो हमारी नौकरी के लिए, जो सर्विस के लिए, जो सेवा के लिए वांछित है या रिक्वायर्ड है। तो टीचर के लिए वह एप्टीट्यूड हो गया। एसएससी में जैसे मान लीजिए अगर क्लर्कियल एग्जाम है, आप क्लर्क के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसमें रॉटन मेमोरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तथ्य याद करने होते हैं, फाइल याद करने होते हैं, फैक्ट याद करने होते हैं। तो इस तरह की चीजें उनके लिए उनके सिलेबस में रखा जाता है। वो भी आसान तो नहीं होता याद करना, लेकिन याद करने में कुछ लोग पारंगत होते हैं, रटने में कुछ लोगों की कोई सानी नहीं होती है, जबरदस्त होते हैं, बेजोड़ होते हैं, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं होता। तो वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट वहां होती है, उनका चयन वहां होगा जिनकी वैसी क्षमता होगी। कुछ एग्जाम्स में एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होते हैं कि किसी चीज को, ये पेन है, इसके बारे में विश्लेषण कर दे, एनालिसिस कर दे, किसी मुद्दे को हर डायमेंशन से देखने का एक नजरिया होना चाहिए। तो वह हो सकता है नजरिया उस व्यक्ति में ना हो जिसके पास रटने की क्षमता ज्यादा हो, तो उस व्यक्ति का चयन शायद इस एग्जाम के लिए ना हो। तो गलत व्यक्ति गलत सर्विस में ना आ जाए और उनकी योग्यता कहीं खराब ना हो जाए, अपनी योग्यता के अनुसार ही वे काम कर पाए। इन्हीं सबको उद्देश्य में रख के सिलेबस को डिफाइन किया जाता है या किसी भी एग्जाम का सिलेबस रखा जाता है। तो सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हम विशेष उद्देश्य के लिए एक चयन करते हैं और उसके लिए हम कुछ मानक तैयार करते हैं, और उन मानकों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। ठीक, तो उस परीक्षा के लिए ही पाठ्यक्रम ये सुनियोजित, प्लान्ड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है या तैयार किया जाता है। तो सिलेबस का जो मतलब है, उद्देश्य है, वो यही। इसलिए हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिलेबस अलग अलग होता है। यूपीएससी का सिलेबस अलग होगा, पीसीएस का सिलेबस अलग होगा और एसएससी का सिलेबस अलग होगा। यूपीएससी के ही जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम हैं, सीडीएस वगैरह के एग्जाम्स हैं, तो इन सब के सिलेबस अलग होते हैं। तैयार यूपीएससी ही करती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आप कभी देखेंगे तो अलग अलग होता है। हम लोग केवल आरएस के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आरएस का मतलब है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आपको पता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरएएस। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो देखो, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। इसको आप डिटेल में किसी सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे, वह सब्जेक्ट अलग से एथिक्स के रूप में जोड़ा भी गया है और हर विषय में उसका परीक्षण कहीं ना कहीं होता भी है। तो इसके लिए एक तो एनालिटिकल स्किल चाहिए आपका, विश्लेषणात्मक क्षमता। विश्लेषणात्मक क्षमता। दूसरा है कि सफेद को सफेद और काले को काले के रूप में देखना, यानी कि जो जैसा है उसको ऐसा ही देखना। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर में कोई जजमेंटल अप्रोच नहीं होना चाहिए, जजमेंटल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जजमेंटल का मतलब है कि ये पेन देखा और उसने बोला ये पेन ठीक नहीं है या ये पेन बहुत अच्छा है, दोनों ही जजमेंट है। ऐसा जजमेंटल अप्रोच नहीं होना चाहिए। कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब बहुत खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जजमेंटल अप्रोच नहीं होना चाहिए, नॉन जजमेंटल एप्टीट्यूड होना चाहिए। तीसरा, समस्या को देखते हुए उसके समाधान तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। समस्या को समाधान प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए, यह है। उसके बाद बाकी जो क्वालिटी है वो उसकी हम लोग उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो सिलेबस के अनुसार
मतलब हमें इन 2-3 चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो मुख्य चीजें हैं, विश्लेषणात्मक क्षमता हो गई, समस्या का समाधान हो गया, नॉन जजमेंटल अप्रोच हो गया, जो चीजें जैसी हैं उसको वैसे ही देखना, अपने नजरिए को दुरुस्त करना जरूरी है। तो ये सारे अप्रोच देखे जाते हैं इस एग्जाम के माध्यम से, और उसी के लिए सिलेबस हमारे पास रखा हुआ। देखो, सिलेबस में लिखी वही बातें होती हैं, लेकिन पढ़ना या तैयार कैसे करना है यह सब एग्जाम के ऊपर निर्भर करता है। जब हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसको पढ़ने देखने का तरीका अलग हो जाएगा। जब पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो उसको देखने समझने पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा। जब रीट की, टीचर की तैयारी करते हैं तो उसका देखने समझने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है पेन, आरएएस यानी कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है उसको अपने जीवन में कई सारे निर्णय लेने होते हैं, तो उसका एक निर्णय क्षमता भी होना चाहिए। अब आरएएस जब इस पेन को पढ़ेगा, या पहले शुरुआत करते हैं दूसरे एग्जाम से, मान लीजिए कि कुछ कलर्कियल एग्जाम्स में जाने, तो उसके लिए क्या है, पेन का रंग कैसा है, पेन की लंबाई कैसी है, पेन की चौड़ाई कैसी है, बस। इससे थोड़ा सा अलग लेवल पे आते हैं तो पेन किस मटेरियल का बना है। लेकिन जब हम आरएएस की तैयारी करते हैं तो आरएएस की तैयारी में हमें इस सिलेबस में लिखा हुआ यही पेन, लेकिन इस पेन के बारे में अब लंबाई चौड़ाई महत्व नहीं रखती, अब रखती है कि इस पेन की उपयोगिता क्या है, क्या पेन का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, इस पेन की समस्या क्या है, इस पेन का उत्पादन कैसे है, इसका हमारे जीवन पर प्रभाव कैसा है, इस पेन के नहीं आने से पहले हमारे पास क्या स्थिति थी, इस पेन के आ जाने से क्या सहूलियत या क्या समस्या पैदा हुई है, अगर कोई समस्या पैदा हुई है तो उसका समाधान क्या है, और क्या हमें इस पेन को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें एक एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में आनी चाहिए। सिलेबस है पेन, लेकिन पटवार अलग तरीके से पढ़ रहा है, क्लर्क अलग तरीके से पढ़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग तरीके से पढ़ रहा है, टीचर अलग तरीके से पढ़ेगा, और दूसरी परीक्षा के अभ्यर्थी इसको दूसरे तरीके से पढ़े। तो इस अंडरस्टैंडिंग को, ये बेसिक आपको थोड़ी सी समझ देने की हमारी कोशिश थी। इसी के आधार पे हम लोग सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस पे आते हैं। देखिए, पुराना सिलेबस जो कि 2018 की परीक्षा में लागू था, और नया सिलेबस जो 2021 की परीक्षा में लागू हो रहा है, इन दोनों में क्या मौलिक अंतर आए हैं या अंतर आए भी हैं कि नहीं आए। तो भूगोल विषय के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और भूगोल को मुख्य रूप से यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। भूगोल को 4 हिस्सों में हम लोग बांट के देख सकते हैं, या मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है विश्व का भूगोल, आरएएस के लिए भूगोल जो है विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल, और तीसरा है हमारे राज्य, अपने राजस्थान का भूगोल। और चौथा, मतलब उसको पढ़ते हैं हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ये अलग से नहीं है, ये भूगोल का ही हिस्सा है, ये भूगोल का ही हिस्सा है। तो देखो, विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये लगभग सभी आयोग की परीक्षाओं में पढ़ने होते हैं। यूपीएससी में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में पढ़ना है, बिहार में पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है। लेकिन जिस राज्य की परीक्षा होती है उस राज्य का अलग से भूगोल, अलग से विषय, उसकी अलग से स्पेसिफिक जानकारी आपसे रिक्वायर्ड होती है कि आप अपने राज्य को कितना जानते हैं। इसलिए राजस्थान का भूगोल यहां पढ़ना है। फिर इसी तरीके से पर्यावरण पारिस्थितिकी को भी भारत के नजरिए से और राजस्थान के नजरिए से देखना होता है। तो हम लोग एक एक करके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और देन आफ्टर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को देखेंगे कि क्या क्या इनके प्रीलिम्स परीक्षा के पॉइंट से डिफरेंसेस आए हैं, क्या क्या अंतर आया है, क्या क्या बदलाव आया है। तो देखिए, विश्व के भूगोल में पहले क्या पढ़ना था हमें, पहले हम लोगों को पढ़ना था प्रमुख भौतिक विशेषताएं। विश्व के भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताएं पढ़नी थी, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे पढ़ने थे,
इकोलॉजी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, उस फंक्शन कैसे करते हैं, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसी का हिस्सा है बायोडाइवर्सिटी, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी का ही ये हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, इंटरनेशनल वाटरवेज पढ़ने थे, जो विश्व भर में जलमार्ग हैं, यानी कि ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का यह टॉपिक है। फिर पढ़ना था प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि इंडस्ट्री पढ़नी थी, इंडस्ट्री पढ़नी थी। अब देखते हैं क्या क्या है 2021 के सिलेबस में क्या रखा गया है। तो पढ़ना है प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रमुख नदियां एवं झीलें, रिवर्स एंड लेक्स, कृषि के प्रकार। अब यहां पर इंडस्ट्री पढ़ना था, अब हमें एग्रीकल्चर पढ़ना है। विश्व में कितने प्रकार की खेती होती है, विश्व में कितने प्रकार की एग्रीकल्चर या फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जाती है, ये पढ़ना है, और किन किन हिस्सों में की जाती है ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जो कि पहले भी थे, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन पहले भी था, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन अभी भी। अब जो पहले अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग था, उसकी जगह पे ये कृषि के प्रकार अलग से लेके आए। अभी आएंगे कि ऐसा इसमें क्या क्या समानता है, अभी तो मैं आपको केवल फैक्ट दे रहा हूं। सॉरी, देखिए, तो पहले जब हम प्रमुख भौतिक विशेषताएं पढ़ते थे, पहले हम लोग जब प्रमुख भौतिक विशेषताएं पढ़ते थे, तो उस भौतिक विशेषताओं में भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा जाता था, उसके कुछ संकल्पनाएं पढ़ी जाती थी, मसलन पृथ्वी के इंटीरियर, पृथ्वी का एक्सटीरियर, पृथ्वी के अंदर क्या है, बाहर क्या है, चट्टानें किस तरह की हैं, पृथ्वी कितने हिस्सों में बटी हुई है, इत्यादि इत्यादि बातें हम लोग पढ़ते थे। पर्वत, पठार, मैदान तब भी पढ़ना था, स्पेसिफिक रूप से कहीं मेंशन नहीं हुआ, लेकिन पढ़ना था, पढ़ते थे। लेकिन अब मेंशन इन लोगों ने कर दिया कि पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, मैदान और मरुस्थल पढ़ना है। तो एक बात बताइए कि जब सिलेबस में दिया हुआ है पर्वत, तो ये तो पूछेगा कहीं से भी ना कि पर्वत में, अब पर्वत कई तरह के होते हैं, तो पर्वत कितने तरह के होते हैं, यह जानने से पहले हम केवल पर्वतों को रट लें तो काम तो नहीं चलेगा। फिर वही वाली बात आ गई, एडमिनिस्ट्रेटर और सामान्य व्यक्ति, सामान्य एक क्लर्क के रूप में जो एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए पर्वतों के नाम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पर्वतों की कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, पर्वतों का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पर्वतों की टाइप्स इंपॉर्टेंट। तो जब हम यहां पर पढ़ेंगे कि पर्वत फोल्ड माउंटेन होता है, कि फॉल्ट माउंटेन होता है, कि ब्लॉक माउंटेन होता है, कि वोल्केनिक माउंटेन होता है, बहुत तरह के पर्वत होते हैं, तो बिना भू आकृति की संकल्पना को समझे हुए पर्वत पढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि XYZ कोई पर्वत है और वह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पता करेंगे ना कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है, आखिर उसकी कौन सी विशेषता ऐसी है जो फोल्ड पर्वत से या वलित पर्वत से अलग होती है। तो इन दोनों को जब पढ़ते हैं तो ये भौतिक विशेषताओं का ही अंश है। तो पहले जो कंसेप्ट के बाद चीजें पढ़ी जाती थी, उनको अब सीधे सीधे सिलेबस में लिख भर दिया गया है। पढ़ना आपको कुछ कुछ बातें यहां पर भी, पहले वाली चीजें थोड़ी सी पढ़नी ही पढ़नी, कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट के ऊपर अतिरिक्त रूप से अब इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। पहले इतना डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं पढ़ता था विश्व के संदर्भ में। एक एक मरुस्थल को देखना है, एक एक पठार को देखना, तो पठार क्या होते हैं, पठारों की विशेषता क्या होती है, ये सब समझेंगे नहीं क्या? बिना समझे कैसे काम चलेगा? और ये समझने के लिए ये जरूरी है कि इसका एनालिसिस, विश्लेषण किया जाए, चाहे प्रीलिम्स की परीक्षा क्यों ना हो। हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में भी प्रीलिम्स की परीक्षा में कंसेप्ट पर आधारित कितने शानदार प्रश्न पूछे गए, और इस तरह के प्रश्न की प्रवृत्ति आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि हर जगह बढ़ रही है, तो राजस्थान कोई अपवाद नहीं रहने वाला है, यहां पर भी ऐसे प्रश्नों की प्रवृत्ति बढ़ेगी। फिर प्रमुख नदियां और झीलें, तो नदियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं,
ये सारी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी होता है। बिना इसको जाने अगर मैं ये कहूं कि गंगा नदी एक वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती, आपको क्या पता वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता? या ये मैं बात करूं कि सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण, तो कंसेप्ट को तो समझोगे ना कि पूर्ववर्ती क्या होती है, अनुवर्ती क्या होती है। ये चीजें भी हमें समझनी पड़ेंगी। समझने के बाद फिर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन एटलस के ऊपर, मैप के ऊपर व्यापक रूप से करते हैं, करना पड़ेगा, आप चाहे खुद से तैयारी करिए। फिर इसको अलग से पर्यावरण में पढ़ा जाता है, इन दोनों को इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा जाएगा इसको। कृषि के प्रकार, अब कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे विटलसी ने 13 प्रकार की खेती बताई है दुनिया भर में, तो उन्हीं को आधार बनाकर दुनिया भर की खेती की का जिक्र होता है। लेकिन अब नए नए प्रकार की कृषि आ गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई है, एक्वाकल्चर आ गई है, मैरीकल्चर आ गई है, तो इनके बारे में भी कहीं ना कहीं जानकारी हमें इकट्ठा करना जरूरी हो जाता है। और फिर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, कि दुनिया में, विश्व में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, एशिया के औद्योगिक प्रदेश, और एशिया के जो प्रमुख देश हैं जैसे चीन है, जापान है, भारत है, तो इन सब के अलग अलग औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। ऐसे यूएसए का औद्योगिक प्रदेश, यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक प्रदेश, साउथ अमेरिका, ये सारे कंटिनेंट्स के एक एक क्षेत्र के औद्योगिक प्रदेश, उनके उद्योग, उनकी प्रमुखता, उनकी विशेषता इत्यादि बातों की चर्चा यहाँ पर करनी जरूरी हो जाती है। तो ये सब है विश्व के भूगोल में आपको पढ़ने के लिए प्रमुख स्थलाकृतियां। इसके लिए वही जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और थोड़ा सा ओशियनोग्राफी का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा लेते हैं, अब ज्यादा नहीं लेते, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे जरूरी है, और उस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखना जरूरी है, ताकि इंटरलिंकिंग बन सके। स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको फैक्ट बहुत सारे याद है, लेकिन जब इंटरलिंकिंग की बात आती है तो वहां पर थोड़ा सा वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसलिए इस सिलेबस को ठीक से समझना जरूरी। अब आइए भारत के भूगोल पर आते हैं हम लोग। यह है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पहले भारत के भूगोल में टॉपिक था प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाजन, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। भौतिक विशेषताएं, भौतिक का मतलब प्राकृतिक विशेषताएं भारत की, और उन प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया, यह पढ़ना था हमें, कि भारत को पर्वत में बांटा गया है, पठारी भाग में बांटा गया है, मैदानी मरुस्थलीय भाग में बांटा गया है, कोस्टल क्षेत्र में बांटा गया है, और द्वीप समूह में बांटा गया है। कहीं 6 कैटेगरी मिलती थी, कहीं 5 कैटेगरी मिलती है, तो उतनी कैटेगरी में भारत को बांटा गया है, उन सबकी विशेषताएं पढ़नी होती थी। अब इनकी जगह पर क्या दिया हुआ है भारत के भूगोल में? प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार और मैदान, प्रमुख स्थलाकृतियां। तो बिना इनके विभाजन को समझे हम प्रमुख स्थलाकृतियां कैसे करेंगे? तो उसके ब्रॉड कंसेप्ट को समझना अभी भी प्रासंगिक है, जरूरी है। हाँ, अब इस पर ब्रॉड कंसेप्ट पे फोकस थोड़ा घट जाएगा, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनके टाइप पर फोकस थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा। ये भारत के भूगोल में जरूर अंतर आ गया है। फिर उसके बाद पढ़ना था पहले कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां, एग्रीकल्चर पढ़ना था। यहां पर देखिए क्या पढ़ना है, मॉनसून तंत्र व वर्षा का वितरण। पहले मॉनसून शब्द नहीं लिखा होता, कहीं पर मॉनसून शब्द इसमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब भौतिक विशेषताएं हम करते हैं तो उसमें मॉनसून भी अंतर्निहित रूप में आती है, क्योंकि भौतिक भूगोल का ही हिस्सा है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु। और जलवायु जब भारत की डिस्कस की जाती है तो बिना मॉनसून के तो कंप्लीट होगा ही नहीं। अब थोड़ा मॉनसून को क्योंकि अलग से यहां मेंशन किया हुआ है, इसलिए मॉनसून पर विशेष फोकस करना जरूरी है, कि मॉनसून से कहां पर, किस तरीके से, कितनी वर्षा होती है, मॉनसून का महत्व क्या है, मॉनसून के बारे में बहुत सारे डायमेंशन जो कि पहले प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कस नहीं होते थे, अब प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कस करने जरूरी हो गए। फिर भारत की प्रमुख नदियां और झीलें, भारत की भौतिक विशेषताओं में इनको पढ़ा ही जाता था। और विश्व के जो भूगोल वाला हिस्सा था उसमें ये बायोडायवर्सिटी अभी भी पढ़नी है, जिसमें मरुस्थलीकरण, निर्वनीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको मतलब डिस्कस मैंने किया, इसको थोड़ी देर बाद करेंगे डिस्कस। तो भारत के भूगोल में खनिज पहले पढ़ना था, और खनिज का नाम दिया हुआ है लोहा,
मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल और गैस, आणविक खनिज, इतने सारे लगभग 6-7 खनिजों के बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी कि भारत के किन किन हिस्सों में ये सारे खनिज मिलते हैं। फिर प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास पढ़ना था। भारत के उद्योग कौन कौन से हैं और भारत में औद्योगिक विकास कैसे कैसे हुआ। परिवहन, ट्रांसपोर्ट पढ़ना था। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने थे, मतलब कि जल, जंगल और जमीन के बारे में पढ़ना था। फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और इकोलॉजिकल इश्यूज पढ़ने थे, पारिस्थितिकी मुद्दों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। अब प्रमुख खनिज तो है ही, देखिए प्रमुख खनिज में लोहा वहां पर भी था, लोहा यहां पर भी है, मैग्नीज भी है, बॉक्साइट नहीं था, यहां पर बॉक्साइट और अभ्रक जोड़ दिया गया। बाकी कुछ चीजें यहां पर हटा दी गई, जैसे कोयला, खनिज तेल और गैस और आणविक खनिज। इस बात को समझिए, तो यहां पर कोयला नहीं लिखा हुआ है, आणविक खनिज नहीं लिखा हुआ है, तेल और गैस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभ्रक और बॉक्साइट एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। अभ्रक और बॉक्साइट अलग से जोड़ दिया गया है, कोयला और तेल गैस को हटा दिया गया है उस लाइन से। लेकिन अगली ही लाइन क्या कह रही है? ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या हो गया? सोलर ऊर्जा भी पढ़नी है आपको, कोल भी पढ़ना है, कोयला भी पढ़ना है, वायु तेल भी पढ़ना है, गैस भी पढ़नी है। यानी कि वो जितने रिसोर्सेज पहले पढ़ने थे वही सारे रिसोर्सेज फिर से पढ़ने हैं, बस इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। तो रिसोर्सेज वही पढ़ने हैं जो पहले पढ़ना था। फिर औद्योगिक, यहां पर लिखा हुआ है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास, और अब के सिलेबस में 2021 के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जितने भी 6, 7, 8 औद्योगिक प्रदेश हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन भी है इंडिया में और माइनर इंडस्ट्रियल रीजन भी है इंडिया में, तो हमें मेजर पढ़ना है, यानी कि हमारा काम अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उनकी डेप्थ, उनकी एनालिसिस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर भारत में पढ़ना है राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख प्रमुख परिवहन गलियारे। पहले भी पढ़ना था ये ट्रांसपोर्टेशन, मुख्य परिवहन मार्ग, और अब पढ़ना है राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। तो भारत के भूगोल में कुल मिला जुलाकर बात हमारे पास इतनी सी है कि एक मॉनसून एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, और जो भौतिक भूगोल या भूआकृतिक विभाजन था उसके नाम को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया, बाकी चीजें वही। राजस्थान के भूगोल में अगर हम लोग आते हैं तो राजस्थान के भूगोल में देखिए पहले क्या था 2018 में, प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाग। अब क्या है? प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, यानी कि वही चीज तो है, ये दोनों एक ही है, इनमें दोनों में कुछ भी अंतर नहीं, यही पढ़ना है। प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक विभाग, तो भौतिक विभाग के ही तो विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। और यहां क्या दिया हुआ है? भू आकृतिक प्रदेश, यानी कि भू भौतिक प्रदेश ही हो गए एक तरह से, है ना। और उनकी विशेषताओं की चर्चा करनी है कि राजस्थान को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, 4 हिस्सों में बांटा जाता है, मरुस्थलीय हिस्से में बांटा जाता है, पहाड़ी में, पठारी में, मैदानी में, कितने हिस्सों में राजस्थान को बांटा जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। फिर है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन पढ़ने थे। अब इस प्राकृतिक संसाधन में हमारे पास डिफाइंड नहीं था कुछ स्पेशल की क्या पढ़ना है। अब क्या देखने को मिलता है? जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं पढ़ना है। अब देखिए इधर कहीं पर भी जलवायु शब्द नहीं दिया हुआ है राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि मावट क्या होता है। मावट जलवायु से रिलेटेड है, और यहां पर सिलेबस में मावट कहीं दिया नहीं हुआ है, जलवायु दिया नहीं हुआ है, लेकिन भौतिक विशेषताओं में ही जलवायु को पढ़ना अनिवार्य है, जैसा कि हमने भारत के भूगोल के संदर्भ में बताया भी। फिर है ये राजस्थान की बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी हो जाती है। इसको हम लोग विश्व, भारत और राजस्थान एक साथ पढ़ लेते। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पहले पढ़नी थी। अब क्या है कि प्रमुख नदियां और झीलें, जलवायु के साथ प्रमुख नदियां और झीलें, यानी कि भारत का जैसा सिलेबस था
तो भारत के भूगोल के सिलेबस के साथ ही इसको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश की गई है। फिर प्राकृतिक वनस्पति और मृदा पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, तो यहां पर भी प्राकृतिक वनस्पति पढ़ना है और इसी में मृदा भी हम लोग पढ़ते थे। पहले खान और खनिज संपदाएं पढ़नी होती थी, अभी भी पढ़ना है। जनसंख्या पढ़ना था पहले, उद्योग पढ़ना था पहले। अब प्रमुख फसलें पढ़नी है, ये एक्स्ट्रा जुड़ा है, ये एक्स्ट्रा जुड़ा है। और फसलों के नाम दे दिए गए हैं, गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। 6 फसलों के बारे में जानना है, किस डिस्ट्रिक्ट में इनका प्रोडक्शन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इनके प्रोडक्शन के लिए। प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं, इंडस्ट्री पढ़नी है। राजस्थान की प्रमुख इंडस्ट्री कौन कौन सी है। सिंचाई परियोजनाएं पहले भी पढ़नी है, पहले भी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी थी, अभी भी सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है। और जल संरक्षण की तकनीकें, क्योंकि जल संकट दुनिया के साथ साथ भारत और राजस्थान में भी बहुत प्रबल रूप से आगे निकल के आ रहा है, इसलिए जल संरक्षण की तकनीकें राजस्थान में कौन कौन सी अपनाई जाती हैं उनको देखना है। फिर यहाँ पे केवल जनसंख्या दी हुई थी और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां पढ़ी पहले भी यही जाती थी, लेकिन सिलेबस में केवल जनसंख्या शब्द था, यहां पर जनसंख्या को थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया गया। तो यह है राजस्थान के सिलेबस के बारे में यह बातचीत। फिर खनिज पढ़ना है, धात्विक और अधात्विक, खान और खनिज पहले भी पढ़ने थे। ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, परंपरागत और गैर परंपरागत, वही भारत वाली बात है। जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन स्थल और परिपथ, ये जुड़ा है नया, पर्यटन स्थल और परिपथ। सवाल पहले भी आए हैं इस पर, लेकिन सिलेबस में पहली बार इसको लिखा गया है अलग से। तो यही सिलेबस है राजस्थान के प्रीलिम्स का, विश्व के भूगोल का, भारत के भूगोल का और राजस्थान के भूगोल का। तो पढ़ाई का अप्रोच हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना है। हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान के भूगोल को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, भारत और विश्व के भूगोल को थोड़ा सा दूसरे रूप से मॉडिफाई किया गया, बढ़ाया नहीं गया है, मॉडिफाई किया गया है। और राजस्थान के भूगोल को थोड़ा सा एनलार्ज किया गया है, थोड़ा सा स्पेस इसको ज्यादा दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको फोकस रखना पड़ता है। भौतिक और मानव दोनों भूगोल पढ़ना है। राजस्थान के संदर्भ में भूगोल का हिस्सा थोड़ा ज्यादा है और राजस्थान का अकेला हिस्सा जितना है उतना भारत और विश्व के दोनों मिलाकर एक साथ हमें पढ़ना होता है। एटलस का महत्व बढ़ गया है, तो पढ़ने में जो टेक्निकलिटी है, अब आपको परंपरागत रूप से पढ़ के आपका काम नहीं चलने वाला है। अब अगर आप पढ़ेंगे परंपरागत रूप से तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं होगा। अब पढ़ने की टेंडेंसी थोड़ी सी आपको बदलनी पड़ेगी, प्रवृत्ति और मतलब तरीका जो होता है वो बदलना पड़ेगा। अब अपने पढ़ाई की पेडागोगी को, अगर टीचिंग में कहें तो पेडागोगी को, पढ़ाई में कहें तो आपके स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना इतनी सारी चीजों को है और आप वही हैं, समय वही है, तो उन सारी इतनी सारी चीजों को इतने में कैसे लेके आए, इसके लिए टेक्निकलिटी जरूरी है। तो मैप के साथ प्रयोग करके पढ़िए, एटलस के साथ पढ़िए, जिस भी इंफॉर्मेशन को रखते हैं उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके पढ़िए, मैप के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, फोटोग्राफ के द्वारा, इन सबको समराइज करके पढ़िए। लिखने से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दीजिए, तभी जाके प्रीलिम सब क्वालिफाई हो पाए। कंसेप्ट बिल्डिंग और एनालिसिस, ये दो चीजें मूल मंत्र है इस पूरे सिलेबस को समझने के बाद। यही चीज समझ के आती है कि संकल्पना और विश्लेषण, यह क्षमता आपको विकसित करनी होगी। चीजों को देखने का नजरिया 360 डिग्री पर लाना होगा आपको, कि चारों तरफ से आप किसी चीज को देख के परखने की क्षमता रखते हैं। यही इस सिलेबस की रिक्वायरमेंट। चलिए कुछ हम लोग, जैसा कि वादा आपसे किया था कि हम लोग कुछ प्रश्नों को भी लेंगे जो पहले आरएएस की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि आपको भी एक अंदाजा मिल जाए। जनसंख्या से यह सवाल पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम, यानी कि अगर उस जिले की जनसंख्या 100 है तो उनमें से कौन सा वह जिला है जिसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम है।
ये सब जब जनसंख्या के बारे में पढ़ा जाता है तो उसमें आता है। इसका हालांकि उत्तर है बीकानेर और नागौर। तो मेरे उत्तर बता देने से आपको कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं बस प्रश्न दिखाना चाह रहा था और आपको ये बताना चाह रहा था कि इनको कैसे करना है। कहीं स्मार्टनेस का प्रयोग करना है, कहीं इंट्यूशन का प्रयोग करना है, कहीं नॉलेज का प्रयोग करना है, कहीं जानकारी का प्रयोग करना होता है। ये सब विश्व के पर्वत शिखर हैं और ये महाद्वीप हैं, उनको मैच करना है। जैसे कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में है, किलिमंजारो आपको बताया कि तंजानिया यानी कि अफ्रीका में है, अल्ब्रुस कहां पे है, मैकिनले कहां पे है, इन सबको मैच करके आपको उत्तर निकालना होगा। ये सब औद्योगिक प्रदेश, उनको मैच करने के लिए। तो आप देखेंगे प्रश्नों के प्रोपोर्शन में कि विश्व से भी प्रश्न है, भारत से भी प्रश्न है, राजस्थान से भी प्रश्न है। प्रश्न की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी है। एक प्रश्न आपको मैं दिखाना जो चाह रहा था वो ये है, देखिए ये प्रश्न बहुत सारे। ये प्रश्न मैं आपको दिखाना चाह रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही है? अब ये पूरा का पूरा मामला कंसेप्ट प्लस एनालिसिस। और जब ऐसे प्रश्न आप करने लगते हैं ना, इस प्रश्न का जो उत्तर सही बता देगा ना अपने ज्ञान के आधार पे, वही असली हकदार है आरएएस में सेलेक्ट होने का। ऐसे प्रश्न को समझना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी होती, ये असली प्रश्न है। बाकी तो नमूने थे, ये असली प्रश्न ये है। बाकी तो ट्रेलर था, असली फिल्म ये है, तो असली फिल्म ये है। इसका सही उत्तर बताइए, फिर आप हकदार हैं आरएएस में चयन। तो मेरे ख्याल से सिलेबस को समझते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए हम लोगों को यहीं पर अपनी बात को विराम देना चाहिए।